ढेर सारा सब्सक्रिप्शन जो है वो करवा दीजिए और सभी से कहिए अपने जानने वालों से वो करें। और तो बस सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे रहिए, खुश रहिए और मज़ा आता है आपसे बात करने में। और आज की कहानी की बात करता हूँ। सुबह से मैं देख रहा हूँ, आज आप लोगों को भी पता होगा अगर आपने टीवी देखी हो, परसों चूँकि चुनावी नतीजा आना है तो आज करीब 22 पॉलिटिकल पार्टी ने अलग अलग जाकर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर गए थे और उन्होंने उनको एक मेमोरेंडम दिया और ये उन्होंने शक जताया है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो सकती है या ईवीएम में कुछ बदमाशी हो रही है। अलग अलग ये लगातार कई दिनों से चल रहा है। पहले भी ये सारी चीज़ें हुई थी। इलेक्शन कमीशन ने एक बार सारी पार्टियों को बुलाया भी था कि आप कोई भी इसको हैक करके दिखाए या वो, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। बट ईवीएम इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी बयान आया है कि ईवीएम जो है हर जगह पे जहाँ जहाँ रखा हुआ है स्ट्रांग रूम में वो सब सेफ है, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है। तो ये दोनों चीज़ें चल रही हैं। इसी बीच में बहुत सारे लोगों के मेल आए थे, वो जानना चाहते थे कि ये ईवीएम या फिर एक वीवीपैट करके चीज़ है, ये दोनों चीज़ क्या है, क्या हैक हो सकता है, क्या इसके नतीजे पर असर डाला जा सकता है। तो मुझे लगा कि ये कहानी जो है दिलचस्प है, जानना चाहिए कि आखिर ये पूरा ईवीएम वीवीपैट ये है क्या। चुनाव डिक्लेयर होने से पहले, चुनाव ख़त्म होने तक, नतीजा आने तक ये कहाँ रखा जाता है, कैसे रखा जाता है, क्या इसमें कोई रिज़ल्ट में हेर फेर कर सकता है, क्या किसी के वोट कम कर सकता है, किसी के बढ़ा सकता है, ऐसे तमाम सवाल हैं। तो मेरी कोशिश यही कि जितने एक्सपर्ट से मैंने बात की और जो इसके बारे में, बल्कि एक आईएएस अफसर है जिन्होंने बाकायदा एक बार चुनाव की जिम्मेदारी निभाई, उन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया, तो इन सारी चीज़ों को सामने रख के आपको आज मैं बताऊंगा और कोशिश करूंगा पूरी तरह से समझाऊं कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, ईवीएम के साथ धोखा किया जा सकता है, रिजल्ट को प्रभावित किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो पहले तो दो चीज़ें, एक ईवीएम और एक वीवीपैट। आप लोगों ने सुना होगा, वीवीपैट पहले नाम नहीं था और उससे पहले भी दो चीज़ें। एक तो ये कि पहली बार 1982 में, चूँकि उससे पहले मतलब शुरुआत में आप सभी को पता होगा जो लोग वोट डाल चुके हैं कि पहले जो वोटिंग होती थी वो पेपर पे होती थी, इसीलिए वो बैलेट कहते थे हम लोग, बैलेट बॉक्स, बैलेट बुलेट ये सब भी बड़े नाम थे। तो लोग अपना वोट कागज़ पे देते थे, कागज़ को एक बॉक्स में डाला जाता था। लेकिन उसमें हुआ यह कि बहुत बार लोग बैलेट ही को लूट के लेके चले जाते थे, जिस बॉक्स में सारे रिजल्ट हैं उसी को ले गए, किसी ने आग लगा दिया, किसी ने उसमें और पर्ची डाल दी, तो वो ज़्यादा ईजी था। बिहार यूपी में तो ये आम चीज़ थी और लूटपाट पूरे बैलेट बॉक्स को उठा के ले जाते थे। तो उससे निजात पाने के लिए सोचा गया क्या करें, तो कुछ यूरोपियन कंट्री बाकी जगह पे उस वक्त ईवीएम नया नया आया था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसके थ्रू वोट डालने का। तो हमारे भी ये 1982 में पहली बार था। 82 में केरल के 50 पोलिंग बूथ पे पहली बार इसको आजमाया गया 1982 में, और उसको आजमाने के बाद लगा कि ये ठीक ठाक है, और सिर्फ लेकिन हालांकि 50 पोलिंग बूथ पे ही इसको आजमाया गया था। उसके बाद इस पर बात होती रही, धीरे धीरे वो बैलेट पेपर को हटाने का, फिर कुछ स्टेट में इसको आजमाया गया। आखिर में 2004 में पहली बार इंडिया में फुल फ्लेज बैलेट पेपर हट गया और 2004 के लोकसभा चुनाव में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल पूरे देश में हुआ। तब भी कोई आवाज़ तब उठी नहीं थी। फिर 2009 में हुआ, फिर 2014 में हुआ। तो तब तक सिर्फ ईवीएम पे हुआ करता था। 14 के बाद फिर आवाज़ कुछ आने लगी कि ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है, इसमें छेड़छाड़ होती है। तो उसके बाद एक नया आया वीवीपैट। यह है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। अब ईवीएम मशीन और वीवीपैट की दोनों चीज़ें हैं क्या, जिन लोगों ने वोट डाला होगा वो देखा होगा उन्होंने कि वहाँ पे दो मशीनें होती हैं। एक जिसमें जाते हैं हम और उसमें सारे कैंडिडेट के जो पार्टी है उसके सिंबल होते हैं, जैसे कमल है, हाथ है, हाथी है, साइकिल है, ये सारे। तो आपको जिस पे डालना है वो आप सीक्वेंस में डालें। आमतौर पे जो ऊपर से नंबर पार्टीज़ के जो सिंबल होते हैं वो अल्फ़ाबेट कैंडिडेट के हिसाब से भी होते हैं। तो अब उसमें भी एक चीज़ होती है कि जो ईवीएम मशीन है उसमें एक साथ 16 जो है वो, मतलब 16-16 करके 4 उनके यूनिट होते हैं, 16 कैंडिडेट ज़्यादा नहीं हो सकते। तो 64 कैंडिडेट तक ही ईवीएम मशीन एक सेंटर पे काम कर सकता है। अगर 64 से ज़्यादा उम्मीदवार हैं तो फिर बैलेट पेपर का यूज़ करना पड़ेगा, बट ऐसा होता कम है। तो 2014 के बाद जब ये आवाज़ें उठने लगी तो उसके बाद वीवीपैट आया, जो मैंने आपको बताया कि वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल।
तो दो मशीनें, एक में आपने वोट डाला, पत्ती जलती है, 5 से 7 या 10 सेकंड का टाइम लेता है। उसी वक्त जो वीवीपैट है उससे एक पर्ची निकलती है। तो ये पर्ची हमें याद दिलाती है बैलेट बॉक्स की। जब हम हाथ से वोट दिया करते थे और वो बक्से में डाल देते थे, तो उसमें वो पर्ची वो निकलती है जिसमें आपने जिस कैंडिडेट को, जिस पार्टी को आपने वोट दिया है, वो उस उम्मीदवार का नाम, पार्टी का नाम, वो वीवीपैट की पर्ची में निकल आती है, तो उसमें दर्ज हो गई। तो इसका मतलब है कि ये 2 लेयर सिक्योरिटी हो गई। एक तरफ आपने वोट डाला, वो ईवीएम में जाके सेफ हो गया, दूसरी तरफ वो पर्ची में आ रही है आपको वीवीपैट से, तो दोनों एक साथ चल रहा है। वीवीपैट इसलिए किया गया कि कई लोग ईवीएम में ये कहते हैं कि गलत हो सकता है या बाकी चीजें हो सकती हैं। तो अगर मान लीजिए एक ईवीएम में 100 वोट है और वीवीपैट में भी 100 पर्ची में से 100 वोट निकले हैं, तो आप उन दोनों का मिलान कर लीजिए कि भैया ये जो वीवीपैट की पर्ची निकली है 100, इसमें से देखो कि ये 100 वोट किसको गए और उस ईवीएम में से 100 वोट किसको गए। तो दोनों अगर सेम है तब तो ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं हुआ। लेकिन अगर ईवीएम दिखा रहा है कि 100 वोट में से 60 बीजेपी को गए हैं, 40 कांग्रेस को गए हैं, और पर्ची दिखा रहा है कि नहीं 70 बीजेपी को गए हैं, 30 कांग्रेस को गए हैं, तो इसका मतलब गड़बड़ है। दोनों सेम होना चाहिए। तो इसलिए वीवीपैट से के बाद गुंजाइश नहीं रहती कुछ चीज़ों की। लेकिन ये तो है इन दोनों की जानकारी। अब इसमें जो मेन चीज़ है कि जो सबसे बड़ा इस वक्त सवाल है, जो आज भी अभी भी देखे चल रहा है कि विपक्ष का ईवीएम, तो ये है क्या, हो सकता है कि नहीं हो सकता, ईवीएम की पूरी सिक्योरिटी, ईवीएम कैसे काम करता है, इसके साथ मैनिपुलेट किया जा सकता है, सो कुछ नहीं, छेड़छाड़ की जा सकती नहीं, ये मैं आपको सिलसिलावार बताता हूँ। एक तो पहली चीज़ कि जो हमारी ईवीएम मशीन है और वीवीपैट है, ये किसी भी विदेशी कंपनी ने नहीं बनाया, ये हमारा पूरी तरह से स्वदेशी है। और इसको जो बनाया है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इन दोनों ने मिलकर ईवीएम मशीन को बनाया। ये जो मशीन होती है, कई चीज़ें लोगों को कन्फ्यूज़न है। 2013 के बाद जब ये मशीनें आई तो इसमें एक्स्ट्रा सेफ गार्ड थे। ये एक सेल्फ डायग्नोस्टिक सिस्टम एंड टेम्पर डिटेक्शन प्रोग्राम इसमें शामिल है। मतलब अगर इसको कोई छेड़ता है, इसमें कोई ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है इस मशीन के साथ, तो वो फौरन पकड़ में आ जाएगा। इसमें माइक्रोचिप है और उस हर माइक्रोचिप का एक यूनिक आईडी है। ये चिप को आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। अगर इसके साथ टेम्पर करने की कोशिश की गई इस ईवीएम मशीन को, तो ये चिप बता देगा कि इसमें कुछ कुछ ज़बरदस्ती छेड़खानी की गई है। ये मशीनें हमेशा चुनाव से पहले, चुनाव के बाद, नतीजे के दिन तक पूरी तरह से सुरक्षा के बीच में रहती हैं और बाकायदा सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होते हैं। अब इसमें जो मेन चीज़ है, एक तो इसका ये है कि इसका डेटा जो है वो इंटरनल होता है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये स्टैंड अलोन मशीन है ईवीएम हमारी, मतलब इसमें कोई भी फ्रीक्वेंसी रिसीवर नहीं है। जैसे कई लोग कहते हैं कि ईवीएम मशीन को किसी रिसीवर के ज़रिए भी हैक किया जा सकता है, तो ये अलोन स्टैंड अलोन मशीन है। इसके अंदर कोई फ्रीक्वेंसी रिसीवर नहीं है, इसका कोई वायरलेस, वाईफाई, ब्लूटूथ या इंटरनेट से जुड़ाव नहीं है। अगर ये होता वाईफाई, ब्लूटूथ या इंटरनेट, तो आप मशीन कहीं पे भी हो, आप उसके साथ आसानी से छेड़छाड़ कर सकते हैं, लेकिन ये इन सब चीज़ों से अलग है। अब मेन आइए कि एक ईवीएम मशीन और चुनाव के बीच जो पूरी प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, वो क्या है। और ये पूरी कहानी है जो एक मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक आईएएस अफसर के थ्रू, जिनकी बाकायदा ड्यूटी लगी थी, उनका कहना है कि ये ज़ीरो टेम्पर्ड ईवीएम मशीन है, किसी भी स्टेज पे इसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अब कैसे कैसे काम करता है वो ये है कि जैसे ही इलेक्शन कमीशन चुनाव की तारीख का ऐलान करता है, जैसे अभी लेटेस्ट आप ले लीजिए कि मार्च में चुनाव के तारीख का ऐलान हुआ कि हिंदुस्तान में लोकसभा का चुनाव 7 फेज में होगा। तो अब जैसे ही ये चुनाव का ऐलान हुआ और किस किस जगह पे कौन कौन सी डेट सामने आ गई, सबसे पहले ईवीएम की जो मशीन है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसने इस ईवीएम मशीन को बनाया, ये उसकी निगरानी में रहता है। ये हर
अलग अलग हिंदुस्तान के इलाके में उस मशीन को भेजता है और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में इन मशीनों को रखी जाती है ईवीएम के, और हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के स्ट्रांग रूम में इन मशीनों को रखा जाता है। उन स्ट्रांग रूम को बाकायदा सील रखा जाता है। हर स्ट्रांग रूम के जो दरवाज़ा खोलने और बंद करने का है वो तभी होता है जब जो सरकारी अफसर के अलावा पॉलिटिकल पार्टी के जो नुमाइंदे हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो वहाँ मौजूद हो। उनके सामने अंदर रखने के बाद उस दरवाजे को बंद किया जाता है और जब वो आते हैं तभी वो दरवाज़ा खुलेगा। एक कोई भी अफसर हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो या कोई, वो किसी भी कीमत पे अकेले जाके जहाँ पे ईवीएम स्ट्रांग मशीन रूम में रखा है वो नहीं खोल सकता है। इसके अलावा जहाँ पे स्ट्रांग रूम में ये मशीनें हैं उस पूरे स्ट्रांग रूम की वीडियोग्राफी होती है, वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं और बाकायदा एक कमरे में उसकी लाइव तस्वीरें चलती रहती हैं। ये तो शुरुआत हुआ कि अब इलेक्शन कमीशन ने डेट डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद अब जो कंपनी है उसने मशीनें हर इलाके के डिस्ट्रिक्ट में भेजना शुरू कर दिया। जैसे सपोज एग्जांपल अब दिल्ली में है, दिल्ली में 12 मई को चुनाव था, तो अब दिल्ली में मशीनें आई, उसको एक जगह पर रख दिया गया। आइडिया आप मतलब एक वो लगा लीजिए कि सपोज मिनिमम मैं कह रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे 100 ईवीएम की मशीनें ये दिल्ली में रख दिया गया। दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें, 7 जगह चुनाव है। अब वो पहले से लाकर रख दिया सेफ्टी के तौर पर। अब क्या होता है, अब चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, तो जब नज़दीक आती है उसके बाद ये सारे ईवीएम मशीन हर उस कॉन्स्टिट्यूंसी के जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ भेजा जाता है और वहाँ पे बाकायदा इसको स्ट्रांग रूम में एक जगह रखा जाता है। जो डिस्ट्रिक्ट अफसर हैं, जो इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे हैं, वो इन मशीनों को रिसीव करते हैं और फिर इनको स्ट्रांग रूम में रख देते हैं। जब स्ट्रांग रूम में रखते हैं तो पूरा फिर जो प्रोसीजर है वो वही होता है कि लाकर स्ट्रांग रूम में रखने का, ताला लगाने का, उसमें सारे जो पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे होंगे वो भी होंगे, जो सरकारी अफसर हैं वो भी होंगे, ताला लगेगा, सील होगा, सीसीटीवी कैमरे होंगे, वीडियोग्राफी होगी, उसके बाद उसको बंद कर दिया जाता है। इलेक्शन से एक हफ्ता पहले आमतौर पे जहां जहां पे ये मशीनें फिर भेजनी है, अब एक जगह पे जैसे दिल्ली में लाकर रख दिया गया। अब दिल्ली में 7 सीटें हैं और 7 सीट में कई 100 पोलिंग सेंटर हैं, लेकिन कौन सी मशीन कहाँ जाएगी, और इससे पहले के भी एक स्टेज है कि ये मशीनें दिल्ली में जाएंगी या मुंबई में जाएंगी या कोलकाता जाएंगी या चेन्नई जाएंगी या बिहार जाएंगी या आंध्रा जाएंगी, ये पहले से डिसाइड नहीं होता है। ये सब जैसे एक जगह रखा हुआ है, वहाँ रैंडमली इन मशीनों को उठाया जाता है और ये कि ये मशीनें दिल्ली चली गई, ये कोलकाता, पहले से कभी नहीं। और आखिरी वक्त में भी बदला जा सकता है कि ये मशीन दिल्ली जा रही है और उसको आप रोक दें और कहें कि नहीं ये तो मुंबई जाएगी, इसलिए ताकि कोई शक की गुंजाइश ना हो कि ये तो पहले से इस स्टेट में या इस जगह भेजना था क्योंकि वहाँ इस पार्टी को नुकसान या फायदा हो सकता है। तो अगर वो सारी 1 लाख ईवीएम मशीन रखी हुई है तो ये पहले से बिल्कुल डिसाइड नहीं होगा कि 1 लाख मशीनें किस शहर के लिए हैं, किस स्टेट के लिए है, किस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। रैंडमली उनमें से उठा उठा के चुना जाएगा जितनी ज़रूरत है जिस शहर को और जिस स्टेट को, और उसके बाद फिर उसको रैंडमली भेजा जाएगा। तो पहले से ये तय नहीं होगा कि कौन सी मशीन कहाँ जाएगी, और हर मशीन ईवीएम मशीन पे एक यूनिक नंबर होता है जिससे पता चल जाता है कि ये मशीन किस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जा रही है। अब इसके बाद जब इलेक्शन नज़दीक आता है तो फिर जो ये सारी मशीनें हैं ये पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाई जाती हैं। अब यहां से असली खेल शुरू होता है। पोलिंग स्टेशन जब ये जाती हैं तो वहां पे सपोज अगर किसी एक मशीन का नंबर है BCUEH 61401 और ये पोलिंग बूथ नंबर 1 में अलॉट किया गया है, तो वहाँ पहुँचेगा, उस नंबर को देखा जाएगा और जितने भी पार्टी के जो पॉलिटिकल पार्टी के जो बूथ पे काम करते हैं नुमाइंदे हैं, एक तो हर पोलिंग बूथ पर एक पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव जो है उसको मंजूरी होती कि आप रहेंगे। वैसे ही काउंटिंग के दिन भी होता है। तो अच्छा, वो आप देखते होंगे कि जब भी कोई वोट देने जाते हैं तो जो वोटर्स क्या है वेरिफिकेशन या आइडेंटिफिकेशन है, 4-5 लोग टेबल लगाकर बैठे रहते हैं हर बूथ के बाहर उसी कैंपस में, और वो आपको आपकी पर्ची देख के बताते हैं कि आपका बूथ नंबर ये है, आप इस कमरे में जाकर वोट डालें। तो वो सरकारी नुमाइंदे नहीं होते और वो किसी एक पार्टी के नहीं होते, हर पार्टी के वहाँ पे बैठे होंगे, जो भी नेशनल पार्टी बड़ी पार्टी के जो होते हैं, जहाँ पे जो दमदार है।
तो कांग्रेस का भी होगा, बीजेपी का भी होगा, एसपी का भी होगा, बीएसपी का भी होगा, शिवसेना का भी होगा, आपके नुमाइंदे, तो वो आपकी मदद करते हैं। तो उससे क्या होता है, एक वेरिफिकेशन वहाँ हो गया कि हाँ, अगर सपोज मैं वोट देने के लिए गया हूँ तो मेरी पर्ची है, मेरे पास जो वोटर आईडी है उसके थ्रू एक स्लिप आती है, उस स्लिप के साथ मेरे पास प्रूफ है, अगर वोटर आईडी कार्ड नहीं भी है तो कोई भी एक आईडी प्रूफ है, तो वो देखते हैं, मेरा बाकायदा नाम होता है उसमें, वो काटते हैं, कट लगाते हैं कि आ गया। उसके बाद ये पहला फेस होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप बोगस वोटिंग का पहला सीन बंद कर दिया। हाँ, अब मैं वोट देने जाऊँ और देखूँ कि मेरे नाम के आगे ऑलरेडी टिक लगा हुआ, कट लगा हुआ, तब तो इसका मतलब है कि मेरा वोट कोई दे के चला गया, तो वहाँ पर आप पकड़ सकते हैं। तो इसके बाद जब ये पोलिंग बूथ तक ये मशीन पहुँचती है तो इसके हर एक के नंबर होते हैं, और इन नंबरों को बाकायदा जो पोलिंग एजेंट है वहाँ पे हर पार्टी के, उनको दिखाया जाता है, उनको लिखाया जाता है कि ये इस बूथ में ये ईवीएम नंबर है और ये आप नोट कीजिए। इससे फ़ायदा ये होता है कि सपोज़ अगर उसमें बाद में आपने छेड़छाड़ की और जब पोलिंग काउंटिंग दे के जब वो ईवीएम मशीन खुलता है तो वो उस पर कोई और नंबर है, तो वो फ़ौरन बता देगा कि मेरे पास तो ये नंबर दिया था और उस पर बाकायदा साइन और ये होता है, तो ये बदल दिया गया, तो वहाँ पकड़ा जाएगा। नंबर एक। नंबर टू, उस पर हर जो पोलिंग बूथ के एजेंट हैं उनका साइन होता है और वो सील होता है, तो अगर सील आप तोड़ेंगे, उस तरीके से वो साइन होता है कि वो सिर्फ आप तोड़ के ही खोल सकते हैं, तो भी पकड़ा जाएगा। तो जो मेन है कि जब पोलिंग बूथ पे ही पहुंचता है तब उसके बाद ये नंबर होता है। अब आगे बढ़िए, फिर क्या होता है, पोलिंग बूथ तक तो मशीन आ गई। अब जब ये मशीन पोलिंग बूथ में पहुंचती है तो ये भी हो सकता है कि भैया इसमें तो पहले से ही सब कुछ फिट है और ये इसमें बदमाशी और छेड़खानी हो सकती है। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि जो पोलिंग बूथ के एजेंट हैं हर पॉलिटिकल पार्टी के, उनको वोटिंग शुरू होने से पहले उस ईवीएम मशीन के पास लाया जाता है और कहा जाता है कि आप सभी पार्टी को, जिस ईवीएम मशीन में अगर सपोज 26 कैंडिडेट हैं उस इलाके से लड़ रहे हैं, तो आप 26 के 26 को वोट डालिए। मतलब एक आप बीजेपी को दीजिए एक वोट, एक कांग्रेस को, एक जेडीयू, सबको। और देने के बाद उसके बाद फिर वो देखा जाता है कि ये 26 वोट जिसने जिसको डाला है उसी को गया या किसी और को गया, तो वो टैली करते हैं। टैली करने एक एक ही वोट, इसमें कई होता है कि दो चीज़ें और आती है कि किसी ने कहा कि एक वोट डालो तो 2 वोट डलता है, तो इसको करने के लिए बाकायदा उस ईवीएम मशीन का पहले वहाँ पे पोलिंग चुनाव होने से पहले बाकायदा उनसे वोट डलवाया जाता है और उसको फिर देखा जाता है और उन्हीं से कहा जाता है कि आप वेरीफाई कीजिए, और फिर वो वेरीफाई करते हैं, तब उनका साइन होता है। इसके अलावा अभी वोटिंग से पहले की सारी चीज़ें चल रही हैं। पोलिंग बूथ से पहले ये जब ईवीएम मशीनें पहुंचती हैं तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी है जो उनके अपने अपने नुमाइंदे भेजते हैं, उन सब से कहा जाता है कि हर ईवीएम मशीन में आप 1000 वोट डालिए, 1000 वोट, और उसके बाद उसी वोट को 1000 को जो वीवीपैट है जिससे पर्ची निकलती है, आप उससे और उससे टैली कीजिए। अगर वो 1000 वोट चूंकि हर पार्टी के लोगों ने डाला, टैली कर गया तो ठीक है कि 1000 वोट सबने देखा कि भैया हमने इतने इतने दिए, मान लीजिए 10 कैंडिडेट खड़ा हुआ है, 100 उसने दे दिए, तो 1000 वोट आ गए। अब वो पर्ची से मिलान कराएगा, जो वीवीपैट है उसमें भी 1000 है और उसमें भी उसी हिसाब से आया 100, तो दोनों टैली कर गया तो फिर ठीक है, फिर आप साइन करके और बताएंगे कि हाँ ये मशीन ठीक है। तो ये दूसरा चरण है। जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, इसके बाद उस ईवीएम को सील कर दिया जाता है, और सील ऐसे किया जाता है कि उसमें हर पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे का बाकायदा साइन होता है, वो उनकी मौजूदगी होती है, उनके सामने सील किया जाता है, उस पर एक यूनिक नंबर लिखा जाता है, और इस सील को उसके बाद कोई भी अगर तोड़ेगा तो पता चल जाएगा, या छेड़छाड़ करेगा तो पता चल जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से सील किया जाता है। इन सब के बाद फिर वो पोलिंग बूथ तक पहुंचता है, और पोलिंग बूथ पे फिर से एक बार जो वहाँ पे नुमाइंदे बैठे होते हैं उनसे कहा जाता है कि आप एक एक वोट डाल के इसको टेस्ट कीजिए। वो एक एक वोट डालते हैं, फिर वो वीवीपैट से मैच करते हैं, फिर देखते हैं हाँ एक वोट डाला तो एक ही जा रहा है। तो इसको करने के बाद फिर वो ओके करते हैं। तब इसके बाद पोलिंग मशीन में जो पोलिंग बूथ है वहाँ पे ईवीएम मशीन को खोला जाता है। अब इसको खोलने के बाद वोट शुरू होता है, लोग वोट देते हैं, और ये सारी कवायद पूरी होने के बाद जो पोलिंग अफसर होता है, जो हर पोलिंग बूथ का जो इंचार्ज होता है, वो इन सारे नुमाइंदों के बीच में बाकायदा
उस मशीन को सील करता है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब वो सील करता है तो एक ईवीएम मशीन में कितने वोट पड़े हैं। सपोज अगर 974 वोट एक बूथ पे पड़े तो वो उसमें गिनती आ जाती है, तो वो दिखाता है कि 974 वोट है। हर एक के फिर साइन होंगे, साइन होने के बाद वो ईवीएम मशीन सील होगा। सील होने के बाद उसके सामने उसको पूरा रखा जाएगा और फिर उसके बाद वहां से वो जो स्ट्रांग रूम है, जहां भी उस एरिया का जो फिक्स किया गया है, उसको वहां पे भेजा जाएगा और वो तब तक वहां रहेगा जब तक कि काउंटिंग का दिन नहीं आ जाता। अब इसको ले जाने का फिर वही पुराना तरीका है कि जैसे ही ये स्ट्रांग रूम में पहुंचा पोलिंग के बाद, फिर इसको बाकायदा पुलिस की हिफाजत में ले जाया जाता है और वहां पे सारे पॉलिटिकल पार्टी को ऑप्शन दिया जाता है कि जहां पे ये स्ट्रांग रूम में रखा गया है उसका दरवाज़ा बंद होगा और उस दरवाजे के अंदर एक बार ताला लगाने के बाद, सील लगाने के बाद, कोई भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल, इवन इलेक्शन कमीशन का रिटर्निंग ऑफिसर, कोई पुलिस अफसर, वो स्ट्रांग रूम में नहीं जा सकता है जिस दिन की काउंटिंग ना हो और उसकी ज़रूरत पड़े। जैसे पोलिंग दिल्ली में 12 मई को हुई है, 23 मई को काउंटिंग है, वो परसों, तो 11 दिन जब वो 12 मई की रात को रखा गया, तो 12 मई से लेकर आज तक कोई भी जहां पे स्ट्रांग रूम में दिल्ली में रखा गया है, कोई भी अफसर, कोई भी पुलिस अफसर, कोई भी सरकारी अफसर उस स्ट्रांग रूम के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। पहली चीज़। नंबर दूसरी चीज़ ये कि वहाँ पे वो सारे सीसीटीवी कैमरे में आप 24 घंटे तक उस स्ट्रांग रूम की तस्वीरें लाइव वहाँ पे एलईडी स्क्रीन पर है और जो भी पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे हैं उनको एक अलग कमरा दिया गया है। उस कमरे में बैठ के वो लाइव तस्वीरें देख सकते हैं और वो देख रहे हैं लगातार कि हाँ ये सेफ है, इसके अंदर कोई आ रहा है, जा नहीं रहा, और वो वहीं पर रहेगा। इसके बाद ये खुलेगा स्ट्रांग रूम उसी दिन जिस दिन इसको काउंटिंग होनी है, और काउंटिंग होने के दिन जब खुलेगा तब भी सारे पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे को बुलाया जाएगा, उनकी मौजूदगी में बाकायदा इसको खोला जाएगा और सारी मशीनें जो काउंटिंग के दिन लाई जाएंगी उनको फिर से वेरीफाई की जाएगी। कैसे? जैसे पोलिंग के दिन उन सब के जो नंबर दिए गए थे और कौन सी मशीन किस पोलिंग स्टेशन की है, इसको भी वेरीफाई किया जाता है और बाकायदा उसका नंबर उस कैंडिडेट को, उस इलाके के जो चुनाव लड़ रहा है, पहले बता दिया जाता है कि आपकी इस कॉन्स्टिट्यूंसी पे, इस पोलिंग बूथ पे ये ईवीएम मशीन नंबर यूज़ किया गया है। उसकी बाकायदा एक लिस्ट दी जाती है। तो जब ये स्ट्रांग रूम से खोलकर जहां पे काउंटिंग होनी है वहां लाया जाता है, तो फिर वो नंबर ऑलरेडी चूंकि उस कैंडिडेट के पास है, इलेक्शन कमीशन के लोग सारी पार्टी को बुलाते हैं, वो सारे ईवीएम मशीन के नंबर उनके सामने रखे जाते हैं, सील दिखाया जाता है और वो नंबर दिखाया जाता है। अगर वो सारी चीज़ें टैली हो गई तो ये पहला हर्डल पार होता है। इसके बाद जो सील और बाकी चीज़ें हैं वो वेरीफाई करना उम्मीदवारों का काम है। वो सारे वेरीफाई करके एक मत हो जाते हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो होती है वो अगली जो चीज़ होती है वो ये कि एक अभी तक काउंटिंग शुरू नहीं हुई है, सील ठीक है, जो ईवीएम का नंबर है वो भी सही है, जिस पोलिंग बूथ से है वो भी सही है, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर भी एक चीज़ बाकी रहती है वो ये कि हर मशीन में किस बूथ पे ईवीएम पे कितने वोट पड़े। जैसे मैंने कहा कि एक पे मान लीजिए 974 पड़ा है, तो अब वहाँ पे ये खोल के पहले दिखाया जाता है कि आप अपनी पर्ची में देखिए उस दिन कितना वोट आपको लिखाया था, कहेगा 974। अब उस मशीन के ईवीएम को ऑन करके कहते हैं अब आप दिखाइए, तो उसमें अगर 974 है तब तो ठीक है, अगर वो 973 है, 975 हो गया तो फिर गड़बड़ है, फिर वो मशीन नहीं खुलेगी और उसके वोटों की गिनती नहीं होगी जब तक कि सारी पार्टी एक मत ना हो जाए। जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, सब ओके कर देता है, इसके बाद फिर उसका सील तोड़ा जाता है ईवीएम का, और जो प्रिसाइडिंग अफसर है, जो रिटर्निंग अफसर है, वो इस ईवीएम मशीन को खोलने के बाद उसके रिजल्ट का बटन दबाता है। तो जब रिजल्ट का बटन दबाता है तो फिर वो सामने आता है कि किस पार्टी को, किस कैंडिडेट को कितने वोट मिले, और उसी रिजल्ट शीट में जो एक वीवीपैट है वो भी वहां से एक आता है कि इस पार्टी को इतने मिले। तो अगर दोनों के रिजल्ट ठीक है, उसमें भी 974 है, पर्ची में भी 974 है, उसमें एक पार्टी के अगर 100 है उसमें भी 100 है, तो फिर कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर एक भी ऊपर नीचे हो गया तो समझ लीजिए कि गड़बड़ है। अब यहां दूसरी चीज ये होती है कि वीवीपैट वाली जो बात आते हैं,
अचानक वहाँ पे किसी भी, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ यहाँ का उठाएं, इतने सारे बूथ हैं, किसी भी एक बूथ का आप रैंडमली वो वीवीपैट की पर्ची उठा लेते हैं। मान लीजिए 100 पर्ची उठाई और उस ईवीएम मशीन से उस 100 पर्ची को टैली किया। अगर वो 100 पर्ची भी वही दिखा रहा नतीजा और ईवीएम भी वही दिखा रहा तो इसका मतलब ठीक है। लेकिन अगर एक भी आगे पीछे हुआ तो फिर वो गड़बड़ है, फिर वो काउंटिंग में शामिल नहीं होगा, हो सकता है दोबारा चुनाव। अब यहां तक तो सारी चीजें हो गई, लेकिन मेन चीजें अब जो इसमें सबसे अहम है वो ये है कि क्या वोट डालने के बाद, क्योंकि वोट डालने से पहले आपको बताया कि ईवीएम को कैसे लाया जाता है, कैसे सबके सामने खोला जाता है, सील किया जाता है, फिर ले जाया जाता है, मॉक ड्रिल होता है, पहले 50 वोट डाले जाते हैं, उससे पहले 1000 वोट डाले जाते हैं, टैली की जाती है, वीवीपैट की पर्ची से मिलान होता है, ये तो सब हो गया। अब लेकिन ईवीएम मशीन पोलिंग के बाद ले गए, उसके बाद क्या उसको टेम्पर्ड किया जा सकता है? क्या उसमें वोट डाले जा सकते हैं? क्या उसमें वोट घटाए जा सकते हैं? तो अब इसको 3-4 तरीके से समझिए। जब पोलिंग खत्म होती है, जिस दिन भी सुबह से आमतौर पर शाम एक मैक्सिमम 6:30 तक पोलिंग होती है, पोलिंग खत्म होने के बाद एक तो जब शुरुआत में जब पोलिंग शुरू होती है तो जब सारे नुमाइंदे एग्री हो जाते हैं कि हाँ ये मशीन ठीक है, तब प्रिसाइडिंग अफसर जो होता है, रिटर्निंग अफसर जो होता है, वो इस ईवीएम मशीन का स्टार्ट बटन दबाता है। स्टार्ट बटन दबाने का मतलब है कि अब इसमें वोट पड़ेगा। जब तक वो स्टार्ट नहीं दबाएगा तब तक नहीं पड़ेगा। और वो बाकायदा एक पेपर में उसका नंबर होता है जिसके बाद वो स्टार्ट बटन दबता है। उसी तरह जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तब उसी ईवीएम मशीन में एक क्लोज बटन होता है। वो क्लोज बटन वो प्रिसाइडिंग अफसर जो है वो दबाएगा। जैसे ही उसने दबा दिया, अब इसका मतलब है कि इसके बाद इसमें कोई और वोट नहीं पड़ सकता है, बंद हो गया। लेकिन अब सवाल यह है कि बाद में कोई फिर भी स्टार्ट कर सकता है, ये सवाल आ सकता है कि उसके क्लोज करने के बाद भी। तो उसकी गुंजाइश इसलिए नहीं है कि जब वो क्लोज बटन बंद करता है और स्टार्ट करने के लिए 2 यूनिक पेपर जो होते हैं सील करके, और एक नंबर होता है जो एक वहां पे जो बूथ जो पॉलिटिकल एजेंट बैठते हैं उनको, और एक इसके पास है तो दोबारा स्टार्ट करने के लिए उन दोनों को नंबर लाना पड़ेगा और तब जाके कहीं वो स्टार्ट होगा। तो इसलिए एक बार क्लोज करने के बाद आप उसको दोबारा स्टार्ट नहीं कर सकते, एक अकेला बंदा नहीं कर सकता है। अब ये नहीं पता दोनों मिल गए तो क्या होगा लेकिन इसके आगे भी है कि अगर स्टार्ट कर दिया तो भी फंस सकता है। वो इसलिए कि हर प्रिसाइडिंग अफसर को एक प्रिसाइडिंग अफसर डायरी दी जाती है जिसमें जब वो क्लोज लिखता है उसके बाद वो टाइम लिखता है कि इतने बजे ये आखिरी वोट पड़ा। दीपक थोड़ा पानी पिला देना यार तो वो जब वोट पड़ा तो उसमें टाइम होगा। तो टाइम जो है आप कहीं से भी अगर स्टार्ट बटन और क्लोज बटन कर लिया, और माफी चाहता हूं थोड़ा, कई लोगों ने कहा इसके बारे में प्लास्टिक के बोतल को यूज नहीं करना चाहिए, सॉरी। तो स्टार्ट करके आप क्लोज कर देते हैं, उसमें भी घपला हो सकता है, लेकिन टाइम होता है कि आखिरी वोट इस वक्त पड़ा है, तो उसको तोड़ना मुश्किल है। इसलिए कि इसमें यह भी सवाल आता है कि मान लीजिए जैसे बैलेट पेपर को लूट के ले जाता था तो ईवीएम को भी लूट के ले गया अपने घर, तो उसके लिए यूजलेस है। इसलिए यूजलेस है कि वोट आखिरी जो पड़ा है उसका टाइम उसमें लिखा हुआ है, तो उसके बाद वो उसका कुछ नहीं कर सकता। तो ये 2 लेवल चेकिंग होती है और इसीलिए इसको आखिरी क्लोज के बाद वापस टेम्पर करना या वोट घटाना वो मुश्किल है, नंबर 1। नंबर 2, अब यहाँ एक चीज़ और है, जैसे मैंने कहा था कि 974 वोट पड़े, उस सारे कैंडिडेट को बता दिया गया।
अब चुनाव खत्म होने के बाद किसी ने ईवीएम में और वोट डाले तो वो बेकार हो जाएगा, इसलिए कि हर पार्टी के कैंडिडेट को पता है कि इस ईवीएम मशीन में 974 वोट है, तो अगर वो 1000 हो जाएगा तो वहीं पे पकड़ में आ जाएगा, तो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, दोबारा चुनाव होगा। तो ये 3 लेयर एक तरह से ये चुनाव हो गया। तो ये जो पूरी कवायद है, ये एक तरह से एस्टैब्लिश करता है कि बेशक ये सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन ईवीएम मशीन को इस तरह से छेड़छाड़ करना बेहद मुश्किल है। लेकिन ये जो मैंने सारी चीजें आप बताई, ये आपको बताई, एक स्ट्रांग रूम तक लाना, ले जाना, पोलिंग बूथ लाना, फिर काउंटिंग सेंटर ले जाना, ये सारी कवायद उसकी है। बीच में कई और चीजें आती हैं, जैसे बड़ी सारी ऐसी अफवाहें भी आती हैं, या लोग कहते हैं, एक कहते हैं कि इस मशीन को जैसे किसी इलाके में 1 लाख तक अगर कोई वोट डालता है तब तो उसको मत छेड़ो, छोड़ दो, ठीक है। बट अगर ऐसी प्रोग्रामिंग करो कि 1 लाख के बाद जो भी पार्टी करे, कोई किसी भी पार्टी को वोट दे, हर तीसरा वोट उसी को पड़ेगा। ये एक बीच में आई थी चीज। तो अब इसके पीछे सोच क्या है कि कोई भी जब करता है, आप किसी से मॉक ड्रिल भी कराते हो, मॉक टेस्ट कराते हो, जैसे यहां पे है 50 वोट डलवाया, 1000 वोट डलवाया, चलिए आप 5000 डलवा लीजिए, 10, 1 लाख वोट का मॉक ड्रिल नहीं कराते जनरली, तो वहां पकड़ना या पकड़ में आना मुश्किल है। तो एक ये था कि 1 लाख के बाद आप कुछ भी करो, दूसरा ये था कि 1 लाख के बाद आप कोई भी बटन दबाओ, एक ही पार्टी को वोट जाएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने लगातार इन चीज़ों का खंडन किया और कहा कि ऐसा है नहीं। दूसरी चीज़, ये जो वीवीपैट है, इसका ये है कि आप ईवीएम में छेड़छाड़ कर भी लें और रेंडमली आपने वीवीपैट से पर्ची उठाई और उसको अपने ईवीएम से मिलान कराया, दोनों नहीं मिला, तो फिर जाहिर सी बात है कि वो इलेक्शन रद्द हो जाएगा, नहीं होगा। तो इसलिए ईवीएम के साथ जो चीज़ें बातें की जा रही हैं, मुझे लगता है कि ऐसा है नहीं। हाँ, अब ये सारी चीज़ों के पीछे कि अगर पूरा फॉर्मेट ही है उसकी, जो पूरी आपने सिस्टम ही ऐसा बनाया है, कोई शातिर दिमाग है, तो वो तो हमारे आपके सोच से अलग की चीज़ें हैं। लेकिन अगर ग्राउंड पर आकर बात करें, जिस तरीके से ईवीएम काम करता है, जिस तरीके से इसका पूरा इलेक्शन कमीशन ने इसका संचालन किया है, उसमें ये चीज़ें थोड़ी मुश्किल है। दूसरी चीज़ एक और कि जर्मनी में वहाँ की एक कोर्ट ने ईवीएम मशीन पर रोक लगा दी थी। इंडिया में भी बहुत सारे लोग हमारे सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन की तारीफ की हमारे यहाँ, और इसीलिए ये चल रहा है। दूसरा, यूनाइटेड स्टेट में जो इलेक्शन होता है, वहाँ पे 15 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ वे वीवीपैट का यूज होता है, जबकि हमारे इंडिया में 100% वीवीपैट का यूज होता है। बस ये है कि आपको रैंडमली कितने उसमें से काउंट करने हैं, कितने चुनने हैं। अब इस बार जैसे हर पोलिंग बूथ से है कि 5% वीवीपैट रैंडमली उठाए जाएंगे हर बूथ से, तो वो 5% काफ़ी होता है। 5% अगर उसके और ईवीएम के मिलान हो गए तो ठीक, नहीं हुआ तो इसका मतलब है गड़बड़ है, तो पकड़ में आ जाएगा। और ये नहीं है कि कहाँ से उठाना, कैसे, ये रैंडमली कोई भी उठा सकता है पॉलिटिकल पार्टी के सामने, तो इसलिए यहाँ पे इसकी भी गुंजाइश कम हो जाती है। तो कुल मिला के ये थी कहानी ईवीएम, और उसकी जितनी मेरी समझ थी मैंने आपको सुनाई। और चूंकि इससे पहले मैंने बात की जो इनके एक्सपर्ट थे और जिन्होंने ये सारे सिस्टम को हैंडल किया, और जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये 2 कंपनी हैं जो ईवीएम और वीवीपैट बनाती हैं। हज़ारों करोड़ का इस पर खर्च आता है, और यही ईवीएम परसों यानी 23 मई को खुलेगा। एग्जिट पोल आ चुका है, एग्जिट पोल से हट के नतीजा होता है, उससे बढ़ के नतीजा होता है, उससे उलट नतीजा होता है। इन सब के लिए अब करीब 50-55 घंटे इंतज़ार कीजिए। चुनावी माहौल में मैंने आपको ईवीएम की भी कहानी सुना दी। अब कुछ सवाल हैं तो दीपक। सर, दिवांशु राज जी कह रहे हैं हाँ, ईवीएम की काउंटिंग में इतना टाइम क्यों लग जाता है, सुबह से रात हो जाती है? दिव्यांशु साहब बताया, ये चूंकि मामला कहीं पे अगर किसी ने एक भी ऑब्जेक्शन उठा दिया तो फिर जब तक कि उस ऑब्जेक्शन को आप दूर नहीं करेंगे तब तक आगे काउंटिंग जारी नहीं होगी। इसीलिए बीच और हर बूथ पे आप जाएं तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। दूसरा, इस बार 4 से 5 घंटा और लेट होगा, क्योंकि 5% वीवीपैट को काउंट करना जरूरी है रैंडमली उठाकर। तो इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा है, अभी तक ये था कि हमारे पास 9-10 बजे तक हम लोग के पास रुझान आ जाता था, लेकिन मुझे लगता है इस बार अगर 8 बजे भी शुरू होगा
12-1 बज जाएगा, उससे पहले पिक्चर सामने नहीं आएगी। सर कई लोग ये जानना चाहते हैं कि पहली बार ईवीएम इन्वेंशन किसने की ईवीएम का? ईवीएम पे चला तो था यूरोप में और अमेरिका में, क्योंकि पहले, उससे पहले हर जगह बैलेट पे, आज भी हालांकि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे बैलेट पेपर का यूज़ होता है। हमारे इंडिया में मैंने आपको बताया कि पहली बार 1982 में केरल के एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 50 पोलिंग बूथ पर ईवीएम का यूज़ किया गया था। उसके बाद फिर गोवा और बाकी जगहों पे जो स्टेट इलेक्शन थे, अभी जो हाल में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वहाँ पे फुल फ्लेज ईवीएम का इस्तेमाल हुआ। 2014 में पहली बार, 2004 से हमारे यहाँ ईवीएम चल रहा था, लेकिन 2014 में यह तय हुआ कि इसके साथ वीवीपैट का इस्तेमाल 19 में होगा, तो 19 में अब पहली बार हो रहा। तो हमारे कायदे से ईवीएम की अगर बात करें शुरुआत कब हुई थी तो 1982 में हुई थी, लेकिन 2004 से हमने ईवीएम को पूरी तरह से अपनाया। 2004 का लोकसभा चुनाव पहली बार बैलेट पेपर हट गया था और ईवीएम आया, और तब से अभी यही चल रहा है। सर एक सब जानबू नाम की एक आईडी है जो पेड क्वेश्चन है सर, वो पूछ रहे हैं कि कैन दी ईवीएम मशीन कैन बी कनेक्टेड वाया ब्लूटूथ और वाईफाई, डज इट हैव एनी काइंड ऑफ चिप इनसाइड दैट कैन एक्ट एज एन आईपी मॉड्यूल? थैंक्स फॉर रिप्लाइंग मी बाय मेल। कौन है सर सब ऐसे भी जानबू। अच्छा, ऐसे भी जांगू साहब का है कि क्या इस मशीन को किसी भी मतलब सिस्टम से जोड़ा जा सकता है। मैंने आपको बताया था इसी स्टोरी के बीच में कि ये स्टैंड अलोन मशीन है, मतलब इसका कोई भी रिसीवर नहीं है। ये, इसके साथ कोई भी फ्रीक्वेंसी रिसीवर नहीं है, न तो ये वायरलेस, वाईफाई, ब्लूटूथ, इंटरनेट किसी के साथ ये कनेक्ट नहीं हो सकता। तो इसलिए कोई दूर बैठ के या पास रहकर इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी रिसीवर होता ही नहीं है। सर कई लोग ये समझना चाह रहे हैं कि जब ईवीएम नहीं था तो करोड़ों की जो वोट होते थे वो कैसे काउंट कर लिए जाते थे इतनी जल्दी? कई लोगों का सवाल है, जब ईवीएम नहीं था तब इतने सारे करोड़ों वोट कैसे गिनते थे। मुझे आज भी याद है, छोटा था, बड़ा मज़ा आता था जब इलेक्शन के नतीजे, पहले दो चीज़ें थी। पहले तो पूरे देश में इलेक्शन एक साथ होता था, तब लगता था कि वाकई चुनाव हो रहा है, और उस वक्त इलेक्शन कमीशन का खर्चों और इन सब चीज़ों को लेके इतना वो नहीं था। तो पूरा मोहल्ला वो सारे झंडे, बैनर से पटा होता था, और रिक्शे पे, ऑटो पे, ठेले पे बाकायदा लाउड स्पीकर पे एक से एक गाना बजता था, और फलाने फलाने को वोट दो नारे लगते थे। और उसके बाद, और ये कई लगातार एक साथ चलता था, लगता कि हाँ पूरे देश में कोई वाकई कोई त्यौहार सा है। अब तो अलग अलग फेस में होता है तो पता भी नहीं चलता चुनाव हो रहा है। दूसरा, जब नतीजा आता तो तब ज़्यादा मज़ा इसलिए आता था कि उस वक्त मुझे याद है टीवी पे, ख़ासतौर पे आप दूरदर्शन पे बैठ जाइए और 3 दिन तक नतीजा आता था, और बीच बीच में फिर वो फिल्में दिखा देते थे, कभी चित्रहार दिखा देते थे, तो फिल्में देखने का भी मौका मिलता था। और देर रात तक, फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग से नतीजा आना शुरू। तो वक्त लगता था, एक तो बैलेट पेपर को और बॉक्स को उठा उठा के ले जाना यहाँ, तभी बैलेट बॉक्स लूट भी लिए जाते थे, फिर दोबारा चुनाव होता था, तो बहुत वक्त लगता था। अब तो ईवीएम के आने के बाद आप एक ही दिन में नतीजा जो है वो ख़त्म हो जाता है। बल्कि अभी मुझे लगता है हम लोग पीछे हैं बाकी जगह पे जो चुनाव होता है आज भी यूरोप में, तो वहाँ पे इसलिए एक तो एग्जिट पोल नहीं होता, वहाँ सर्वे तो हो जाता पहले। उसकी वजह ये है कि एग्जिट पोल क्यों नहीं होता, 5 बजे अगर पोलिंग खत्म हुई तो 6 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाती है वहाँ पर सीधे, और मालूम हुआ कि रात तक नतीजा भी आ गया। हमारे यहाँ ये कि पोलिंग अभी जैसे लास्ट 19 को हुई है, तो 19 के बाद भी 4 दिन 5 दिन लग रहा है, उसके बाद ही होगा। लेकिन बाकी जगहों पे ऐसा नहीं होता, पोलिंग खत्म, बस काउंटिंग शुरू, हाथ का हाथ सब कुछ। तो अब भी लगता है कि हम लोग नतीजा देने में थोड़े पीछे हैं। आने वाले वक्त में शायद ये हो कि पोलिंग खत्म और काउंटिंग शुरू हो जाए, लेकिन तब भी ये वक्त लगता था, क्योंकि एक एक कागज़ पे आप वोट देते थे तो एक एक को काउंट करना, फिर रिकाउंट करना। अगर किसी ने कह दिया कि 1000 में नहीं हमारे हैं तो उसको अब रिकाउंट करो, फिर डबल रिकाउंट करो, तो बहुत वक्त लगता था। लेकिन अब खैर वक्त कम लगता है। सर म्यूजिक स्ट्रिंग फॉर सिंगर्स के उनका सवाल है सर, ये कैसा लोकतंत्र है कि एक नेता ऐसा बयान देता है कि खून बहेगा अगर नतीजा इधर उधर हुआ तो? ये लंबा नाम था, कोई सिंगर से सवाल है कि कोई नेता कह रहे हैं कि अगर एग्जिट पोल में ऐसा हुआ तो खून गया। बिल्कुल, एक नेता ने आज बयान दिया है कि अगर इस तरह से ईवीएम में कुछ हुआ या फिर ऐसे नतीजे आए तो खून बहेगा। एक्चुअली पूरा इलेक्शन ही इस तरीके से नफरत के बोल पे लड़े गए हैं, और हमारे नेताओं को असल में मैं कई बार बड़ा अजीब भी लगता है कि जो देश चलाएंगे, जो सरकार चलाएंगे, जो अच्छे बुरे का कानून बनाएंगे, अगर वही ये सारी चीज़ें करने लगे, बोलने लगे, तो फिर देश कहाँ जाएगा, और इस देश की जो बच्चे हैं वो क्या सीखेंगे। जबकि नेताओं का वो रोल मॉडल होना चाहिए कि हम लोग उनसे कुछ सीखें। लेकिन अगर वही इस तरीके से पब्लिकली, जो आप रैलियों को उठा के देख लें,
मुझे लगता है कई बार तो बच्चों को दिखाने भी लायक नहीं है, टीवी पे न्यूज़ चैनल भी, कि यार मत दिखाओ, पता नहीं बच्चे भी क्या सीखेंगे इनसे। ऐसी ऐसी बातें एक दूसरे के लिए कही गई, तो बड़ा डाउनफॉल है, लेकिन आने वाले तक में मुझे लगता है कि शायद देखिए सुधरे। सर आपने कहा कि मेल फंक्शनिंग नहीं होती है, तो कई सारे होटल्स में गाड़ी में ईवीएम कैसे मिल जाती है? नहीं नहीं, ईवीएम देखिए मिलने के लिए कोई इशू नहीं हो, तो हम लोग भी अपने उसके लिए ले आते हैं। लेकिन वो ईवीएम जो आपके चुनाव में काम कर रहा है, जैसे सपोज ये लोकसभा का चुनाव 2019 में ख़त्म हो गया, अब 3 साल के बाद आप कुछ भी होता है तो आप कुछ अगले कुछ दिनों में ही आप केस मतलब चैलेंज कर सकते हैं ये। और बहुत सारे ईवीएम ख़राब हो जाते हैं, उसको आप कबाड़ में निकाल देते हैं, तो कई लोगों के हाथ आ जाता है। तो इस तरीके से आता है, लेकिन ये है कि अभी काउंटिंग हुई और ईवीएम जो है स्ट्रांग रूम के बजाय किसी आम आदमी के हाथ में हो, ऐसा नहीं हो सकता। सर की निशान जी का सवाल है, सर क्या हर इलेक्शन में अलग अलग वोटिंग मशीन बनती है, तैयार होती है नई वोटिंग मशीन? नहीं, इलेक्शन में ये होती है कि एक इलेक्शन कमीशन एक पूरा वो सर्वे करता है, वो देखता है कि कितने वोटर हैं, कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, कितने पोलिंग सेंटर हैं, और उस हिसाब से कितनी मशीनें चाहिए। कुछ मशीनें एक्स्ट्रा इसलिए मंगानी पड़ती हैं कि एंड टाइम पे कई बार पोलिंग के दौरान कुछ मशीनें काम करना बंद कर देती हैं, तो आपके पास उसका अल्टरनेट होना चाहिए। तो जो रिक्वायरमेंट है, जितनी ज़रूरत है उतने हिसाब से उससे थोड़ा एक्स्ट्रा करके ऑर्डर दिया जाता है। और ये जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, इसको ऑर्डर दिया था पहले से, और वो तैयारी करते हैं, और उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक ये जो ईवीएम है वो आती है। सर योगेश जी कह रहे हैं कि जापान ने ईवीएम तो बनाया, लेकिन वो खुद इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा और अमेरिका भी इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो फिर हम इतना इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? इसको लेके बहुत सारी बहस हुई है, लेकिन ये है कि हमारे यहाँ कहा गया कि अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं आई कि जिससे साबित हो सके कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ होती है। कोई पुख्ता सबूत आ जाए तब तो ठीक है, लेकिन अभी तक ऐसा है नहीं, इसलिए यूज़ हो रहा है। सर आज आपने एक अलग कहानी सुनाई, अच्छा लगा सुन के। सर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जो सुनने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपको, मुझे लगा था कि ठीक है कुछ हाँ डिफरेंट, चूंकि ये चल रहा था तो मैंने कहा आज यही सुनाता हूँ, मेरी भी जानकारी बढ़ी इससे। सर कई लोग ये कह रहे हैं कि आज तक कभी भी न्यूज या कहीं स्पष्ट हो पाया है कि ईवीएम हैक हुई हो? 6 महीने पहले इलेक्शन कमीशन ने एक चैलेंज किया था हर पॉलिटिकल पार्टी को कि आइए आप ईवीएम हैक करके दिखाइए। कुछ पॉलिटिकल पार्टी गई, कुछ नहीं गई, लेकिन हो नहीं पाया। और कई लोग दावा करते हैं कि ईवीएम हैक हो सकता है, कई लोग कहते हैं, चैलेंज करते हैं कि नहीं हो सकता है। ये दोनों चीज़ें, लेकिन पब्लिक फोरम पे आज तक ये प्रूफ नहीं हुआ है कि जो इलेक्शन हुए उसमें किसी ईवीएम को हैक किया गया या उसके साथ छेड़छाड़ की गई। इल्ज़ाम तमाम लगे, लेकिन वही है कि जैसे मैं कानून की बात करूंगा कि कानून सबूत मांगता है, तो अभी तक ऐसे सबूत सामने नहीं आए, इसलिए अब बातें आप जितना भी कर लीजिए उसका कोई मतलब नहीं है। सर सब जानबूझ के स्टेट क्वेश्चन पूछा है, सर काउंटिंग उसी दिन क्यों नहीं होती जिस दिन वोटिंग हो? सब क्या नाम बताया? सर ऐसे भी जांगू। अच्छा, ऐसे भी जांगू साहब, थैंक यू भी कह रहे हैं कि आपने थैंक यू वेरी मच जांगू साहब, लेकिन आपने कहा कि क्यों नहीं होती उसी दिन जिस दिन काउंटिंग खत्म होती है। मुझे भी लगता है, लेकिन क्या है कि हमारा देश बहुत बड़ा है और 7 फेज में तो चुनाव ही हुए। चुनाव पहला 11 अप्रैल को शुरू हुआ, 19 मई को खत्म हुआ। इसका मतलब है कि 1 महीने 8 दिन तक हमारा यहाँ इलेक्शन हुआ है। हालांकि ये सब पहली बार था जो इतने लंबे फेज में चुनाव हुआ। इसके अलावा बहुत दूर दराज के इलाके हैं, कुछ नक्सल इलाका है, कुछ बाकी जगह हैं, तो वहाँ से उन सारे चीज़ों को लाना, इकट्ठा करना, एक जगह करना, तो वक्त लगता है। अगर हाँ कम फेज में चुनाव हो तो हो सकता है, लेकिन ये भी है कि 19 को चुनाव खत्म हो गए, तो उससे पहले के जो सारे फेज के चुनाव थे उसको हिसाब से अगर एक जगह से करके कर सकते हैं तो वक्त पहले कर सकते हैं हम लोग भी चुनाव, जो काउंटिंग है उसको वापस ला सकते हैं। हो सकता है इलेक्शन कमीशन इसको सोच रहा हो कि आने वाले टाइम में थोड़ा फटाफट किया जाए इसको। सर एक सवाल है अविनाश राज जी का। सर मैं बीएसएफ में हूँ, 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद आपका शो देखता हूँ, प्लीज आप बीएसएफ के बारे में 2 लाइन बोल दीजिए प्लीज। अविनाश राज साहब, एक तो आपको नमस्कार और थैंक यू वेरी मच तहे दिल से कि आप 12 घंटे की ड्यूटी करने के बाद आप क्राइम तक की कहानी सुनते हैं। बीएसएफ के बारे में मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि मेरे कम से कम 5-6 ऐसे दोस्त हैं जो बहुत क्लोज दोस्त हैं जो बीएसएफ में, और ये जो दीपक पीछे खड़ा हुआ है इसके पापा भी बीएसएफ में है, तो बीएसएफ हमारे लिए एक फैमिली जैसी है। और बीएसएफ में वाकई इतने अच्छे अच्छे दोस्त हैं, और मैं मतलब कई जगह ऐसा गया जहाँ पे मैं रहा हूँ, बीएसएफ का मैंने खाना खाया है, उनके तमाम अफसरों से और जो जूनियर हैं उनसे मिला, बड़ा प्यार मिला, तो बड़ी खुशी होती है। और आप जैसे लोग ही हैं जो हम लोग का भी हौसला बढ़ाते हैं, और आप जो काम कर रहे हैं वो सच में बड़ा मतलब महान काम है। एक और भी इससे चीज़ जुड़ी हुई थी, हमारे अजय राज शर्मा जी दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे। जब पार्लियामेंट अटैक हुआ था तब वो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर थे। उससे पहले ये यूपी में एसटीएफ जो पहला बना था सूर्य प्रकाश शुक्ला को मारने के लिए, उसके हेड वही बने थे अजय राज शर्मा जी। तो जब वो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से रिटायर हुए, उनका कार्यकाल पूरा हुआ,
तो वो बीएसएफ में डीजी बने थे और सीधे दिल्ली के पुलिस कमिश्नर होकर वो बीएसएफ गए थे। और शायद बीएसएफ इंडिया में एक ऐसी फोर्स है जिसका अपना एक प्लेन है फुल, है ना। तो हम लोग वैसी बात भी कर रहे थे, तो हम उस वक्त तो हमने कहा था कि सर अब तो आप कमिश्नर से एकदम सीधे हैं, और क्या आपकी पोस्टिंग है, आप तो सीधे एक प्लेन के भी मालिक हैं। तो वो खैर मजाक था, लेकिन बीएसएफ जो काम करती है वाकई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप इतना ज़्यादा काम करने के बाद भी आप क्राइम तक की कहानी सुनते हैं। थैंक यू वेरी मच आपका। सर अपूर्वा वासु नाम से वो कह रही है कि सर कैंडिडेट्स के नाम वो वोटिंग मशीन में किस आधार पे रखे जाते हैं या कौन रखता है उनके नामों को? अपूर्वा जी का सवाल है कि ईवीएम में या उस पर किस तरीके से नाम रखा जाता है, ये मुझे पहले भी नहीं पता था। देखिए आदमी सीखता कहाँ से। अभी जब मैं वोट देने के लिए गया 12 मई को, तो मैं मयूर विहार में रहता हूँ, जो पोलिंग सेंटर पे गया तो वहाँ पे मैंने देखा जब बूथ के बाहर लाइन में लगे हुए थे तो कैंडिडेट के नाम और वो चिन्ह भी लगा होता ताकि लोगों को भी थोड़ी उसमें हेल्प मिले। तो मैंने ऐसे ही काउंट करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि 26 कैंडिडेट हैं मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ रहे हैं। अब मैं जो सबसे ऊपर जो नाम देखा वो अरविंदर सिंह लवली का था, वो कांग्रेस के कैंडिडेट। दूसरे नंबर पे देखा वो आतिशी का नाम था, वो आपकी कैंडिडेट। तीसरे नंबर पे गौतम गंभीर का नाम था, वो बीजेपी के कैंडिडेट। तो मुझे लगा कि ये अपने आप ख्याल आया था कि ये इस तरह से कैसे। और भी पार्टी चुनाव लड़ी थी वहाँ पे, बीएसपी, इंडिपेंडेंट बहुत सारे थे, टोटल 26 थे। तो मैंने कहा ये नाम कैसे, इसमें गौतम गंभीर भी कंप्लेन कर सकता कि भैया पहले नंबर पे अरविंदर का लवली का नाम क्यों, आतिशी कर सकती है कि मेरा दूसरे नंबर पे क्यों। तो फिर मैंने जब बाद में इसको सवाल वैसे ही आया था, बाद में इसको चेक किया और कुछ पूछा तो पता चला कि ये अल्फ़ाबेट के हिसाब से ईवीएम मशीन में नाम होते हैं कैंडिडेट को सामने रखकर। अब यहाँ पे एक फिर दूसरा सवाल था कि अरविंदर लवली पहले क्यों, आतिशी नीचे क्यों। तो उसमें था कि अरविंदर के बाद ए के बाद पहले आर आता है, आतिशी में ए के बाद टी बाद में आता है, तो इसलिए पहले नंबर पे अरविंदर चला गया, दूसरे नंबर पे आतिशी आई, तीसरे नंबर पे फिर ए बी सी, बी और सी नाम का कोई कैंडिडेट नहीं था, जी आया सीधे तो गौतम गंभीर कहा गया। तो अल्फ़ाबेट के हिसाब से कैंडिडेट के नाम चुने जाते हैं ताकि कोई झगड़ा ना हो। सर पप्पू राज राम जटोलिया जी कह रहे हैं कि सर हम तो 18 घंटे काम करते हैं, आप एक बार हमारा नाम। पप्पू राम जटोलिया जी नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। आप 18 घंटे काम करते हैं। आप लोगों का सुन कर तो मुझे लग रहा है कि मैं काम ही नहीं करता हूँ, लेकिन नहीं, मजाक कर रहा हूँ। थैंक यू, आप 18 घंटे काम करके कहानी सुनते हैं। ऐसे ही बस अच्छे रहें, खुश रहिए और बस सुनते रहिए। ढेर सारा सब्सक्रिप्शन जो है वो करवा दीजिए और सभी से कहिए अपने जानने वालों से वो करें। और तो बस सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे रहिए, खुश रहिए और मज़ा आता है आपसे बात